हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू दिशा दुआ क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं आपका पेपर नंबर 5 फॉर CMA इंटर ग्रुप 1 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स कर रहे हैं तैयार, जहां इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को लगभग 1 घंटे में हम कवर करने वाले हैं थ्रू माय हैंड रिटन नोट्स, ताकि आप एक कंसोलिडेटेड मैनर में ये चैप्टर रिवाइज कर पाएँ। एक बार ये हो जाएगा देन आई विल ऑल्सो गिव एन एक्सपोजर टू वेरियस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, MCQ एज वेल एज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस तरीके से हमारे से आंसर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर आप एक एनरोल्ड स्टूडेंट हैं तो आपके पास ऑलरेडी ये क्वेश्चन बैंक का कंसोलिडेटेड वर्जन होगा। चलिए आइए देखते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बिजनेस का ढांचा कैसा रहता है, व्हाट्स द बिजनेस स्ट्रक्चर है। कम से कम 2 लोग होंगे, 2 और मोर पीपल टुगेदर फॉर्म पार्टनरशिप। मैं खुद के साथ तो पार्टनरशिप नहीं चला सकती, है ना। आई विल हैव टू हैव समबडी एल्स। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस खोलते हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्मेट में खोली जा सकती है। ज़रूरी नहीं हमेशा प्रॉफिट बेस्ड ही हो। यस, अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारे को समझाया हुआ है पार्टनरशिप है क्या। कोशिश करेंगे ये वाला सेक्शन याद करने की, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। हमारे पास जनरली सेक्शंस जो हम याद करते हैं कि कहाँ पे अप्लाई करता है, वो सेक्शन 1 होता है। सेक्शन 2 में जनरली डेफिनेशंस दी हुई होती हैं, बट जैसे हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा था, वहाँ पे डेफिनेशंस हम सेक्शन 4, 5, 6, 13 है ना, 14 ऐसे पढ़ रहे थे। और यहाँ पर जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 है। कोशिश करेंगे अपने दिल में उतारने की, है ना। और जो सेक्शंस मैं आपको इस समरी नोट्स में देती हूँ वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जितना आप याद कर सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़िया है। बट अगर कुछ चीज़ नहीं भी होती है, डोंट फोकस टू मच ऑन सेक्शंस। गलत सेक्शन नहीं लिख के आएंगे एग्जाम में। अगर हमारे को सेक्शंस कुछ याद हो पा रहे हैं कि इन्हीं सेक्शंस में हम थोड़ा तवज्जो दे पा रहे हैं स्पेशली बिफोर एग्जाम्स, तो हम उसको आंसर में लिख भी पाएंगे, रेप्लिकेट कर पाएंगे, वहाँ नंबर्स फेच कर पाएंगे। बट अगर आप कहीं पे भी सेक्शन से श्योर नहीं हो तो वो सेक्शन आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होना चाहिए। वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लाइड। Yes, through your conduct also we can agreement can be formed. Profit sharing, must agree to share business profits. अगर profit share नहीं कर रहे हो तो ये पार्टनरशिप नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बाज़ार गए, वहाँ से आपको बढ़िया दामों में आम की पेटी मिल रही थी, बट पूरा आम की पेटी 2-3 लोगों की फैमिली है, उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगी, ख़राब हो जाएंगे। तो 2 फ्रेंड्स ने बोला कि आधी आधी बांट लेते हैं। 9 किलो की पेटी लेट्स से 1200 रुपये की आ रही थी, 600 रुपये डाले और दोनों ने बांट लिए। यहाँ पर चीज़ें बांटी तो, बट क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग नहीं हो रहा है तो ये पार्टनरशिप भी नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी हो गया, दिस इज द कार्डिनल रूल ऑफ पार्टनरशिप। मतलब ये है तो कहीं ना कहीं कंक्लूसिव प्रूफ है कि भैया जी पार्टनरशिप काइंड ऑफ बिजनेस है ये। म्यूचुअल बोले तो करे कोई भरे कोई। यस, अगर मैं और आप पार्टनर हैं, अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ तो उसके लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, बस वो बिजनेस कंटेक्स्ट में होना चाहिए। पर्सनली मैं अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, कोई यॉट खरीद रही हूँ, कोई एरोप्लेन खरीद रही हूँ, चॉपर खरीद रही हूँ, नॉट बी लायबल फॉर दैट ऑफ कोर्स। म्यूचुअल एजेंसी बोलती है कि हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, ऐसे ही फर्म के लिए एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। Yes, that's a true test of partnership. Business carried on by all or anyone acting for all. एजेंसी रिलेशनशिप रहता है, पार्टनर्स जो हैं वो एजेंट जैसे एक्ट करते हैं एक दूसरे के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी डज नॉट हैव टू बी इन राइटिंग, जैसे मैंने आपको बताया ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ये हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स हैं पार्टनरशिप के। हमने जो नोट्स हमारे पास हैं वहाँ पे मैंने इनको आपको अच्छे से समझाया हुआ है। आई ट्राई टू गिव यू एन एक्सपोजर देयर, आपके पास होंगे ये, है ना। लेट मी क्विकली शो इट टू यू। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप हमने पढ़ा हुआ है ना। बहुत अच्छे से हर एक पॉइंटर को एग्जाम्पल के साथ जाना है। जस्ट अभी हम क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं तो मैं हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट वी हैव स्टडीड अबाउट इट इन डिटेल्स ऑलरेडी। या now let's move forward. Now let's talk about the types of partnership.
टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन बना हुआ है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे मॉड्यूल में भी पूछा हुआ है। मतलब अगर आप मॉड्यूल के पीछे वाले क्वेश्चंस करते हैं, अगर आपने लास्ट सेशन मेरे साथ अटेंड किया है तो वहाँ पर मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए हैं। लगभग 40-45 मिनट्स का सेशन था हमारा, और मैंने आपके साथ सारे क्वेश्चंस करे हैं जो भी हमारे मॉड्यूल में चैप्टर के बाद दे रखे हैं, है ना। उनमें से एक क्वेश्चन ये था कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है। जनरल पार्टनरशिप हो सकती है, लिमिटेड पार्टनरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप एट विल हो सकती है, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी हो सकती है। यहाँ पे लायबिलिटीज़ क्या है, जनरल पार्टनरशिप लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यस, लिमिटेड पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। पार्टनरशिप एट विल भी, पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप में भी, दोनों में लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। लिमिटेड लायबिलिटी जनरली LLP 2008 गवर्न करता है इन मेजॉरिटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस। या मैनेजमेंट राइट जनरल पार्टनरशिप में होती है, बट अगर आप लिमिटेड पार्टनर हो तो आपके पास मैनेजमेंट राइट नहीं होगा। वहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला कंटेक्स्ट आ जाएगा, जो कि मैं LLP जब कराऊंगी, जो नेक्स्ट चैप्टर ही है, हम वहाँ पर अच्छे से करेंगे। हम LLP में थोड़े सेशंस बढ़े करेंगे। विल ट्राई टू डू लेट्स से 2 आवर्स काइंड ऑफ सेशन, और 2 से 3 सेशन में हम LLP फिनिश करेंगे, ठीक है। बाकी दोनों सर्कमस्टांसेस में क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, तो मैनेजमेंट में आपकी राइट्स भी रहने वाली है। ड्यूरेशन जनरल पार्टनरशिप में इनफाइनाइट रहेगा, इनडेफिनेट रहेगा, कोई बता नहीं रखा है, जब तक चला रहे हैं। पार्टनरशिप एट विल, जब आप नोटिस दे देंगे वहाँ बंद कर देंगे। अनटिल डिसॉल्व बोले तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, मान लेते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हो रहा है, कोई रोड हो रही है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये बिजनेस चलेगा। और लिमिटेड पार्टनरशिप में जब तक अग्री किया हुआ है तब तक चलाएंगे। देखो मैंने बोला ना, लिमिटेड पार्टनरशिप LLP एक्ट 2008 गवर्न करता है, और 2021 में यहाँ मेजर चेंजेस आए हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। जब हम LLP पढ़ेंगे वहाँ मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगी, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है जनरल पार्टनरशिप में लीगल रिकग्निशन होना, और पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप दोनों पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करते हैं। ओके, नाउ जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कॉमनैलिटीज़ हैं, आइए देखेंगे। जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लिमिटेड में जैसे वर्ड बोल रहा है, यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड रहने वाली है। मैनेजमेंट में क्योंकि इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो ये एक्टिव रहेंगे, यहाँ पे मैनेजमेंट रोल नहीं रहने वाला है। कॉमन ये है कि दोनों ही प्रॉफिट्स भी शेयर करते हैं, दोनों में ही म्यूचुअल अग्रीमेंट्स भी हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप लिख दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं ये। पार्टनरशिप तुमने देखी, जनरल पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, या लिमिटेड पार्टनरशिप है, देन यू हैव पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में हमारे पास है एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर, पार्टनर्स हु शेयर्स ओनली प्रॉफिट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर अग्रीमेंट में अग्री कर रखा हो तो लॉसेस के लिए हो सकता है, यू आर नॉट एडमिटिंग समबडी, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, बट प्रॉफिट होना ज़रूरी है। प्रॉफिट नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं है। या नॉमिनल पार्टनर भी हो सकते हैं। एक्टिव पार्टनर में ये लोग पैसे डालते भी हैं, मैनेजमेंट में भी रोल रहता है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहती है। स्लीपिंग पार्टनर को आप डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं, ओके। और डोरमेंट पार्टनर भी पैसे तो डालता है बट एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लायबिलिटी इनकी भी अनलिमिटेड है। मतलब अगर बिजनेस में से पैसे इनफ नहीं हो रहे लोग ही पे ऑफ करने के, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, बाइक, गाड़ी एक्सेट्रा बेच के पैसे वापस देने होंगे। सीक्रेट पार्टनर में पैसे तो ये डालते हैं, मैनेजमेंट में भी रोल रहता है, बस लोगों को नहीं पता होता, तो लायबिलिटी यहाँ पे भी अनलिमिटेड है। लिमिटेड पार्टनर्स में कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि अनलिमिटेड नहीं है लायबिलिटी, इसलिए मैनेजमेंट रोल जो है नहीं रहेगा, और यहाँ पर लायबिलिटी जो है आपके पास अनलिमिटेड हो जाए, सॉरी लिमिटेड हो जाएगी। जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं ये भी अगेन कैपिटल में तो
डालेंगे मैनेजमेंट रोल नहीं रहेगा और लाइबिलिटी इनकी भी अनलिमिटेड रहेगी। नॉमिनल पार्टनर में आपने पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पढ़ा था। अगर आपको दोनों के डिफरेंसेस पता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो लोग जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। खैर मैं पढ़ाने भी वाली हूँ, बट अगर नहीं भी पता है तो आप सुन के लिखेंगे, और अगर पढ़ लेंगे, अगर आपको आता है तो आप आंसर अभी वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर लिखिए और मुझे भेजिए व्हाट इज पार्टनर बाय एस्टोपल एंड व्हाट इज पार्टनर बाय होल्डिंग। अगर आपको नहीं पता है, लेट्स से, कोई बात नहीं, मैं बस नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में इसको पढ़ाने वाली हूँ। आप सुनेंगे, फिर वीडियो पॉज करेंगे और या तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू गाइज टू डू। अगर आप ऐसे सेशंस और चाहते हैं तो ये आपको करना है, ठीक है, बिकॉज दिस ऑल्सो गिव्स मी मोटिवेशन कि बच्चे सही ट्रैक पर चल रहे हैं। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो एक्चुअली में पार्टनर है ही नहीं, तो कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट तो नहीं करेगा, मैनेजमेंट में रोल भी नहीं होगा, बट या तो इन्होंने अपने कंडक्ट से या फिर किसी और ने इनको रेफर किया कि पार्टनर है, इन्होंने मना नहीं किया, जिसकी वजह से ये नॉमिनल पार्टनर बन गए, और इस कारण से किसी और बंदे के पास एक गलत इंप्रेशन गया कि हाँ ये तो पार्टनर है, और क्योंकि ये तो पार्टनर है तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी उस पर्सन के साथ जब भी कहानी आएगी। ठीक है, अब पार्टनर बाय एस्टोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट आर टाइप्स ऑफ नॉमिनल पार्टनर्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको हार्ट भी मार्क किया हुआ है। पार्टनर बाय एस्टोपल कौन है? जिस बंदे ने फॉल्सली अपने आप को रिप्रेजेंट किया है कि वो पार्टनर है। जैसे मान लेते हैं कोई एक्स रिटायर्ड जज है, 2 लॉयर्स ने फर्म खोली अपनी लॉ फर्म, इस बंदे का नाम ले लिया, इसको बोला कि यू आर नॉट एन एक्चुअल पार्टनर, पैसे डालोगे भी नहीं, प्रॉफिट भी नहीं शेयर करेंगे, बट लेट्स से मेरे कोई रिलेटिव है या मैं उनको कुछ ऑनरी पेमेंट करती हूँ, बट दे आर नॉट, ही इज़ नॉट माई पार्टनर, बट क्योंकि मैंने फॉल्सली उनका नाम दिया है जबकि वो पार्टनर नहीं है, लोगों को तो लग रहा है कि ये पार्टनर ही है, जिसकी वजह से लोगों के लिए ये लायबल हो जाएंगे, बट ही इज़ एक्चुअली नॉट अ पार्टनर। ओके, लाइबिलिटी फॉर फर्म्स डेट इफ थर्ड पार्टी रिलाइन ऑन दैट क्लेम कि भैया कि हाँ भैया ये रिटायर्ड जज भी यहाँ पर पार्टनर है। ओके, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में? others declare a person as partner and he does not deny. Now liable if third party lends money based on that assumption. ठीक है, या फिर आपकी कंडक्ट से ऐसा लगा कि हाँ भैया जी तो पार्टनर है, जिसकी वजह से भी आप बन जाएंगे व्हाट, यू बिकम लायबल। ओके, इसका हम आप एक एग्जाम्पल फॉर बोथ ऑफ दीज, लाइक आई गेव यू द एग्जाम्पल फॉर पार्टनर बाय एस्टोपल, ऐसे या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का एक एग्जाम्पल मुझे मैसेज करने वाले हैं। ठीक है, और इफ़ यू आर देयर विद मी, इफ़ यू डोंट हैव माय व्हाट्सएप नंबर तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 5 इस बारे में बात करते हैं। सेक्शन 4 में पार्टनरशिप बात कर रखी थी, सेक्शंस को मैं ना आपको कोरिलेट करने की कोशिश करूंगी ताकि आप मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर पाओ। ये सेक्शंस आप रेप्लिकेट कर पाते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर के पास इंप्रेशन जाता है कि बच्चे को ज़्यादा अच्छे से आता है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट अगर गलत लिखते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नंबर कट जाएंगे। सेक्शन 4 हमको डेफिनेशन याद हो गया, सेक्शन 5 में हम बात कर रहे हैं कैसे क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पार्टनरशिप में। 2 सेक्शन याद करना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे को पहली बार सुन रहे हैं तो अपने नोटबुक में, जहाँ आपने लॉ की नोटबुक बना रखी है, वहाँ ये दोनों सेक्शंस लिख लीजिए, सेक्शन 4 सेक्शन 5, और क्या बोलते हैं दोनों सेक्शन लिख लीजिए, फिर आराम से लिखना होगा, दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी क्लास में हैं वो ऑलरेडी इन दोनों सेक्शन को अच्छे से पढ़ चुके हैं और अब समराइज नोट्स में विल ट्राई टू अब्सॉर्ब दीज सेक्शंस, राइट। लीगल बेसिस क्या है? पार्टनरशिप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से बन सकता है, स्टेटस से नहीं। कहने का मतलब है कि अगर पापा का बिजनेस है, मैंने और मेरे भाई ने अपने पापा का बिजनेस चालू किया है, साथ में उनको ज्वाइन किया है और प्रॉफिट्स एक्सेट्रा बांट ले रहे हैं, जो भी जिस भी हमारा अग्रीड अपॉन रेशियो, क्या ये एक पार्टनरशिप है? नहीं बेटा, दिस इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। स्टेटस की वजह से हम इस बिजनेस में आए हैं। मान लेते हैं मेरा भाई और मैं अलग से बिजनेस चालू करते हैं और वहाँ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, येस, दैट इज नॉट नो, दैट बिजनेस हैज नॉट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द स्टेटस। ये हमारा अग्रीमेंट रहा कि 50-50 कर लेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप जो है कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, स्टेटस से नहीं,
फैमिली रिलेशन की वजह से, मैरिटल स्टेटस की वजह से, इनहेरिटेंस की वजह से ऑटोमेटिक क्रिएशन नहीं होती पार्टनरशिप की। वॉलेंट्री एग्रीमेंट हो सकता है इंडिविजुअल्स के बीच में ताकि वो बिजनेस चालू कर सके। की इम्प्लीकेशन क्या है? एचयूएफ बिजनेस मेंबर्स पार्टनर्स नहीं होते। हस्बैंड वाइफ बिजनेस इज ऑल्सो नॉट पार्टनरशिप क्योंकि हम तो मैरिड हैं। ठीक है जी। फिर बात करते हैं डिफरेंस फ्रॉम अदर बिजनेस एंटिटीज। पार्टनरशिप बाकी बिजनेसेस से कैसे अलग है इसके बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप ना कंपनी से ऐसे अलग है कि जब आप कंपनी एक्ट 2013 पढ़ेंगे या आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो क्लास 11th में, क्लास 12th में, 11th में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज पढ़ा था। 12th में आपने कैसे नो फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल होता है या मार्केट्स कैसी हैं, चैप्टर नंबर 9 एंड 10 सेक्शन बी ऑफ बिजनेस स्टडीज पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज में अगेन आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी पढ़ा था। वहाँ आप ये समझते हैं, हम एक इस लेवल पे आ चुके हैं जहाँ हम ये समझते हैं कि कंपनी अलग है, कंपनी को चलाने वाले लोग अलग हैं, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज डिफरेंट, राइट। तो हम बोल रहे हैं कंपनी में सेपरेट लीगल स्टेटस होता है कंपनी का, बट पार्टनरशिप जो है वो पार्टनर्स ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। एलएलपी पार्टनर्स से डिस्टिंक्ट होती है, जबकि अगेन पार्टनर्स ही पार्टनरशिप है। एचयूएफ बर्थ से या फिर स्टेटस से आता है, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं। पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट से ही एंट्री होती है, वो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। बोल रहे हैं पार्टनरशिप ओनली एग्जिस्ट थ्रू अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके। अब सेक्शन 4 में हमने पार्टनरशिप देखा, क्या है डेफिनेशन। सेक्शन 5 में हमने जाना कि कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से ही आता है, स्टेटस से नहीं आता है आपका पार्टनरशिप। सो क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट इज सेक्शन 5। सेक्शन 9 पढ़ने चल रहे हैं जो कि बात करता है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज है? पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी बिजनेस फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करते हैं, बिजनेस के लिए। पता चल रहा है अपना जेब भर रहे हैं क्योंकि नो वी वॉन्ट मोर मनी। कोई चीज़ कहीं से हमें 1000 रुपये में मिल रही थी बट 1200 में हम इसलिए लेके आए क्योंकि हमने उस डीलर के साथ डील कर लिया कि 100 रुपये तेरे, 100 रुपये मेरे, और वैसे तो 1000 रुपये लेने दे बट इस 100 पे हम और बांट लेते हैं। कंपनी के नाम पे 1200 का बिल बना दो, फर्म के नाम पे, सॉरी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? क्या हम ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम कर रहे हैं बिजनेस के लिए? नहीं। एंड इफ दिस इज नॉट हैपनिंग देन यस यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। या ये हमने यहाँ पढ़ा होगा। कहाँ गया? गिव मी अ मोमेंट। आई एम नॉट एबल टू फाइंड। खैर आपके पास नोट्स होंगे, मैंने आपको, अगर आपने मेरे साथ क्लासेस अटेंड करी हैं तो ये सारे नोट्स आपके पास हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 9। ड्यूटीज क्या है? पार्टनर्स आर बाउंड कि वो बिजनेस करेंगे कॉमन एडवांटेज, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ फर्म के लिए। जस्ट होंगे, फेथफुल होंगे, एक दूसरे को झूठी बातें नहीं, एक दूसरे को फेथ के साथ काम करेंगे। ट्रू अकाउंट्स रेंडर करेंगे, फुल इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, जो भी बात है वो साफ साफ सीधी बात, नो बकवास। प्लस अगर कोई लॉस हुआ है फ्रॉड की वजह से तो आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा फर्म को। ठीक है ना। राइट ड्यूटीज हमने सेक्शन 9 में देखी। सेक्शन 11 में हम म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ रहे हैं। इन जनरल ड्यूटी सेक्शन 9 में पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सेक्शन 11 में पढ़ रहे हैं। सेक्शन 4 देखा, सेक्शन 5 देखा, सेक्शन 9 देखा, सेक्शन 11 देखा। 4 में डेफिनेशन देखी पार्टनरशिप की, 5 में बोला कि कॉन्ट्रैक्ट से आता है, बनता है आपका, क्रिएशन होता है पार्टनरशिप का। 9 में हमने ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स देखा। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सेक्शन 11 में देख रहे हैं। अगर आप नोटबुक में अपने सेक्शंस लिख रहे हैं इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी समरी नोट्स तो आपको बिल्कुल मदद करेंगे ही जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज कॉन्ट्रैक्ट से डिटरमाइन होते हैं कि भैया लेट्स से वी ऑल आर सीएमएस, 4-5 लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म खोली। आई टेक केयर ऑफ ऑल लीगल मैटर्स, लेट्स से यू टेक केयर ऑफ ऑल द कॉस्टिंग मैटर्स। कॉस्ट ऑडिट्स के लिए सब कुछ आप देखने वाले हैं। इंटरनल ऑडिट्स के लिए लेट्स से ए है, बी जो है वो टैक्स ऑडिट के लिए बात करता है। सो समथिंग लाइक दैट हमने सारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट ली हैं। ये किससे पता चला? कॉन्ट्रैक्ट से पता चला, जिसमें हमने अग्री किया था जो हमारी पार्टनरशिप डीड जब बनी थी।
यस कोई भी चेंजेस अगर करते हैं तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। हो सकता है यहाँ से आपसे केस बेस्ड एमसीक्यू पूछ ले या एक लॉन्गर आंसर भी पूछा जा सकता है जस्ट बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट्स दिखने में तो बहुत सिंपल लग रही हैं बट इम्पॉर्टेंट है, हमें दिल में अपने दिमाग में कंसेप्ट उतार लेना है कि कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट चलेगा। ठीक है, अब अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 याद है तो वहाँ मैंने बात किया था आपसे कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में एक्सेप्शन है। क्या है, ऐसे नहीं हो सकता कि आप कहीं भी बिजनेस नहीं कर सकते, अनंत काल तक नहीं कर सकते। यस जब मैं पार्टनर हूँ किसी फर्म में तो मैं वही बिजनेस कहीं और नहीं करूँगी, but then there are exception to it and which is talked about under section 11 subsection 2 36 2 54 55 3 सेक्शन ये अब्जॉर्ब कर पा सकते हो, अच्छी बात है। नहीं तो बहुत टेंशन नहीं लेंगे, आप मेरे साथ क्लास में आप पढ़े हैं तो मैंने इन सेक्शंस को आपको काफ़ी हद तक याद कराने की कोशिश करी, बट इवन इफ यू डू नॉट रिमेंबर दीज सेक्शंस इट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या बोल रहे हैं, वैसे नो कम्पीट अग्रीमेंट में बी मेड ड्यूरिंग पार्टनरशिप। जब मैं पार्टनर हूँ तो मैं कोई और बिजनेस सेम ही नहीं कर सकती, और अगर मैं करती हूँ और छुपा छुपा के करती हूँ, वहाँ से जो भी प्रॉफिट आए मुझे आई हैव टू गिव इट। पहली बात तो करना ही नहीं, बट अगर कर लिया वहाँ से मुनाफा कमाया तो आपको इस फॉर्म को ही देना पड़ेगा। आप एक बार इस फॉर्म में से पार्टनर होना बंद कर देते हैं, आफ्टर सीजिंग टू बी अ पार्टनर, आप बंद हो गए हो, सीज हो गए हो, तब आप कर सकते हो, बट यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। रिस्ट्रेंट हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली में नहीं खोलोगे आप, मैं दिल्ली में ही फर्म थी हमारी पहले, नई दिल्ली में नई फर्म दिल्ली में नहीं खोलोगे, महाराष्ट्र में खोल सकते हो, थोड़ा सा अलग लोकेशन में खोल सकते हो, बट नॉट इन द सेम एरिया। ठीक है, ड्यूरेशन हो सकता है, ड्यूरेशन पर रिस्ट्रेंट लगाया जा सकता है। व्हेन डिसॉल्विंग फर्म और सेलिंग गुडविल, तो आप नॉन कम्पीट अग्रीमेंट हो सकता है, और ये रीजनेबल इन स्कोप, इसको हमने ज़्यादा अच्छे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 में पढ़ा है, जिसके 10 डेमो लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। ठीक है, बाकी टोटल 12 सेशंस मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराया हुआ है। सेक्शन 4, 5, 9, 11 पढ़ लिए हैं हमने, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 12। कंडक्ट ऑफ बिजनेस बारे में बात करता है। आर रिप्रेजेंट कर रहा है राइट्स, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्लिगेशंस। राइट्स क्या है हमारे, कि हम बिजनेस में पार्ट करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता कोई मेरे बिजनेस में पार्टिसिपेट करने से मुझे मना नहीं कर सकता। ऑफकोर्स अगर मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ तो नहीं होगा, या फिर देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एज पर द अग्रीमेंट, बट आप इन जनरल मुझे नहीं रोक सकते। ओके, मेजॉरिटी डिसाइड्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो मेजॉरिटी क्लॉज है उससे चलेंगे। बुक्स को एक्सेस कर सकते हो, उनकी कॉपीज़ ले सकते हो। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या एयर है, अगर मान लेते हैं वन ऑफ द पार्टनर इज पास्ड अवे, ठीक है, और डिजीज पार्टनर का एयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास भी राइट है कि वो एक्सेस कर सकता है किताबें और उनकी कॉपी भी ले सकता है। ऑब्लिगेशन है कि आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करो, सेक्शन 9 बता रखी है, और म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सेक्शन 11 बता रखी है। यूनानिमस कंसेंट मतलब सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा अगर आप नेचर ऑफ बिजनेस बदल रहे हैं। जैसे पहले आप वेजिटेबल बेचते थे और अब आप पौधे बेचना चाह रहे हो, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, तो सारे पार्टनर्स का यूनानिमस ऑल टुगेदर कंसेंट चाहिए होगा। दीज आर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अब इनसे 2 रेलेवेंट लॉज हैं, कोशिश करेंगे एटलीस्ट 1 केस लॉ हम याद कर लें। केस लॉज के कंसोलिडेटेड फाइल जब हम फास्ट ट्रैक कर रहे होंगे उसके बाद मैं आपको ट्राई करूँगी शेयर करने के, ये सारे चैप्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उनको मैं कंसोलिडेटेड वे में दे दूँ, बट मैं समरी नोट्स में तो हर एक चैप्टर में आपको जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो कोशिश करती हूँ देने की। मेजॉरिटी ऑफ केस लॉज हम यहाँ कवर कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम छोड़ भी देते हैं। ठीक है, बट जब आप आंसर्स लिखने हैं 7-7 नंबर के, तो जब आप डेफिनेशन लिखते हैं, उसका लीगल एक्सप्लेनेशन देते हैं, एग्जाम्पल और रेलेवेंट केस लॉज देते हैं, फिर कंक्लूजन करते हैं, इस स्ट्रक्चर को जब आप फॉलो करते हो तो आप अच्छे नंबर फेच कर पाते हो एग्जामिनेशन में। ओके, यहाँ पर है हमारे पास रजनीकांत, हसमुखलाल गोलवाला वर्सेस नटराज थिएटर। नॉट अ डिफिकल्ट वे टू लर्न, अगर आपने दिमाग में सोच लिया राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मुझे याद करना है, उससे रिलेटेड केस लो याद करना है, तो रजनीकांत जी याद कर लीजिए। रजनीकांत हसमुखलाल गोलवाला वर्सेस नटराज थिएटर।
आप रजनीकांत गोल वाला एंड नटराज पेंसिल तो अपन के सबके पास है, नटराज थिएटर से आप याद कर सकते हो। यहाँ बोल रहे हैं पार्टनर्स के पास राइट है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ट्रांसफरीज का नॉट मैनेज बिजनेस, अगर मान लेते हैं लीगल एयर है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, वो मेरा बिजनेस में ऑफकोर्स मैनेज नहीं करेंगे। दोनों पॉइंटर्स हमको रजनीकांत हसमुख लाल गोल वाला वर्सेस नटराज थिएटर में बताया गया है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अगर हम कर रहे हैं जो कि सेक्शन 12 में बताया गया है, उसमें ये केस लो हम ऑब्जर्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट षष्ठी केनकर वर्सेस गोविंदा, ये याद कर सकते हो, अच्छी बात है। नहीं याद कर सकते कोई बात नहीं, ऊपर वाले में मेरे पास रजनीकांत है, नीचे वाले में गोविंदा है। ऊपर में अपन के पास नटराज थिएटर है, नीचे केनकर है। षष्ठी केनकर, एस केनकर ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे फॉर नेग्लिजेंस इफ दे यूज देयर बेस्ट स्किल्स इन बिजनेस, मतलब जहां अगर आपका एजेंडा ये नहीं था कि आप डिसीव करो, धोखा दो फर्म को, ठीक है, या आप ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए ही काम कर रहे थे, आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे थे, बट आपके पास लेट से वो स्किल नहीं थी, इसकी वजह से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, तो इस नेग्लिजेंस के लिए पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे, वे फर्म इंडेमनीफाई कर देगी जो भी खर्चा करके ये पार्टनर आया है, ठीक है। तो सेक्शन 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 9 पढ़ा, 11 पढ़ा, 12 पढ़ा, ये सेक्शंस कोशिश करिए अपनी कॉपी में लिखने की। आपकी आंख बंद करने से आपको कोई पिक्चर दिखनी चाहिए सेक्शंस की, अगर ऐसा हो रहा है तो आप आंसर्स लिख पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी, सेक्शन 13 बोल रहा है, और यहाँ मैंने लिखा है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये बातें इन जनरल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई हैं, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में इसका कुछ और वर्जन लगा देते हैं, कुछ और पॉइंटर लिख देते हैं, तो हमें वो फॉलो करना होगा। रेमुनरेशन, वैसे तो रेमुनरेशन देने की जरूरत नहीं है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सारे पार्टनर्स को इतने इतने पैसे मिलेंगे, तो हाँ फिर हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मैंने ऊपर लिखा हुआ है। बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई रेमुनरेशन वैसे नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग वैसे जनरली इक्वल होती है, बट अगेन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है हमने 3:2:1 कर रखा हो, या कुछ अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे हमने डिसाइड किया हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दिया जाएगा, दैट्स अ रूल, ओके। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल फंड, अगर आपने जो कंट्रीब्यूट किया है, लेट्स से 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है, बट इसके ऊपर 2 लाख रुपए और दिया, तो इस 2 लाख पे मुझे 6% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, 6% ऑन रुपीज अबव अग्रीड, ठीक है। और इसमें भी सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनीफाई, फर्म जो है उस पार्टनर को ड्यूरिंग बिजनेस एंड इमरजेंसी, अगर कोई खर्चा किया है, कुछ भी एक्ट किया है, तो उसके लिए इंडेमनीफाई कौन करेगा, पार्टनरशिप फर्म करेगी इस पार्टनर को। लेट्स से कोई पेरिशेबल आइटम था जो दिल्ली से लेट्स से या कोलकाता से तमिलनाडु जाना था, ठीक है, कैलकाटा से चेन्नई जाना था, दिल्ली पहुंचने में देखा एक पार्टनर की भैया तो ख़राब होने वाले हैं, तो जो चेन्नई बिकना था लेट्स से वो 100 रुपीज़ के.जी था, बट दिल्ली में 80 रुपीज़ के.जी में आपने बेच दिया कि ख़राब हो जाएगा, वहाँ पहुँचते हुए तो 0 रुपये मिलने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आपने इमरजेंसी की सिचुएशन में कुछ काम कर दिया है, तो इंडेमनीफाई कौन करेगा, फर्म करेगी आपको, ठीक है। नेग्लिजेंस अगर जो पार्टनर है विलफुली आपने नेग्लिजेंस किया है, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अदरवाइज थिंग्स आर सॉर्ट, ठीक है, फिर आप लायबल नहीं होंगे। सेक्शन 13 के हमारे पास 3 केस लॉज हैं, एक है भागचंद वर्सेस कालूराम, इंटरेस्ट सिर्फ प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा। चंद्रिका प्रसाद वर्सेस CIT, that is advances are treated as loans and not capital, अगर आपने कोई एडवांस दिया है तो कैपिटल जैसे नहीं मानेंगे, उसे लोन मानेंगे, इसलिए जो एक्स्ट्रा पैसे आपने दिया उस पर 6% के हिसाब से आपको ब्याज मिल जाएगा, बट जो इंटरेस्ट है उसे प्रॉफिट में से दिया जाएगा। ऐसा में भागचंद वर्सेस कालूराम में याद आ रखा है। बनवारी लाल वर्सेस शेख में हमारे पास है नेग्लिजेंट पार्टनर मस्ट इंडेमनीफाई द फर्म फॉर लॉसेस, हमारे पास 3 केस लॉज हैं सेक्शन 13 के अंदर, 4, 5, 9, 11, 12, 13 तक आई होप बातें क्लियर है। 13 में हमने म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज पढ़ी है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज हमने 11 में पढ़ी थी, ठीक है। 12 में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देखा, 13 में म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज देख रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, 3 केस लॉज हैं जो आप याद कर सकते हो, अच्छी बात है। कोशिश करिए मैंने बेस्ट ऑफ बेस्ट समरी नोट्स आपको प्रोवाइड करने की।
ये आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में डेफिनेटली, क्योंकि हो सकता है अभी आप उस केस लॉस पे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं भी लगा रहे हो, विच इज़ फाइन, बिकॉज एग्जाम तक शायद ये बहुत ज़्यादा याद नहीं भी रहेगा, बट 2-3 बार आपने पढ़ रखा होगा एग्जाम से पहले, एग्जाम से जस्ट 1 डे पहले आप इसको ऑब्जॉर्व करेंगे तो आप मेजॉरिटी ऑफ इट विल बी एबल टू रेप्लीकेट ऑन द पेपर। या पर्सनल प्रॉफिट सेक्शन 16 बोलता है फर्म के ट्रांजैक्शन से अगर प्रॉफिट फ्रॉम फर्म ट्रांजैक्शन, यूज ऑफ प्रॉपर्टी, बिजनेस कनेक्शंस एंड नेम मस्ट बी अकाउंटेड फॉर। अगर आपने बिजनेस का नाम लेके अपना कोई प्रॉफिट लिया है तो भाई आपको देना पड़ेगा किसको, फर्म को ही। कंपीटिंग बिजनेस प्रॉफिट्स फ्रॉम हेयर मस्ट बी पेड टू द फर्म, चाहे वो सीक्रेटली आप कर रहे हो तो आपको वापस देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने फर्म का नाम लेके, फर्म की प्रॉपर्टी लेके, फर्म के किसी भी एंगल से आपने मुनाफा कमाया है तो वो फर्म का ही होना चाहिए। ठीक है, ये सेक्शन याद होता है, अच्छी बात है, नहीं होता है बहुत हम यहाँ पर एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। 4, 5, 9, 11, 12, 13 हमने कर लिया है याद। अगर हमको 16 याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है टेंशन नहीं लेनी है। सेक्शन 17 हमसे बात कर रहा है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अगेन सेक्शन याद होता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं हमको बहुत एफर्ट यहाँ नहीं लगाना है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जब रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, इन जनरल म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज सेम रहेगी अनलेस अदरवाइज सो अग्रीड अपॉन। मान लेते हैं पहले 3:2:1 था, अब 1:1:1 कर रहे हैं, आप रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो बेसिकली फर्म को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हो, वेरियस वे से 5 वेज हमने देखे थे रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के, जो कि बाय द एंड ऑफ द सेशन में आपको यहाँ पे भी बताऊंगी। तो जो आपकी इन जनरल म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज है वो सेम ही रहने वाली है अनलेस सो अदरवाइज अग्रीड अपॉन। ठीक है, आफ्टर फिक्स टर्म राइट्स एंड ड्यूटीज कंटिन्यूज। मान लेते हैं फिक्स टर्म के बाद भी आप फॉर्म चला रहे हैं तो राइट्स एंड ड्यूटीज सेम ही रहने वाली है। अगर आप एक नया वेंचर खोल रहे हो एबीसी पार्टनर से, नए एबीसी पार्टनर ने चला दिया है तो सेम मान लेंगे राइट्स, अगेन अनलेस सो अदरवाइज सो अग्रीड अपॉन। ठीक है, पार्टनर्स एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, वैसे तो अगर आप सेक्शंस को लाइन वाइज चलते हैं तो डिफिकल्ट नहीं है याद करना। 4, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 13 तक तो वैसे भी याद हो गया था हमको। ठीक है, 16 में हमने याद किया पर्सनल प्रॉफिट्स, अगर नहीं कमा सकते हो। 17 में बात करी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, हमने इन जनरल ड्यूटीज देखी, राइट्स एंड ड्यूटीज देखी, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज देखी, जस्ट अभी अभी हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स देख। सेक्शन 18 में पार्टनर्स एंड एजेंट ऑफ फर्म। अगर आप ऐसे सेक्शन वाइज याद कर सकते हो नथिंग लाइक इट, बट अगर नहीं हो रहा है, बहुत हमको एफर्ट नहीं लगाना है। 4, 5, 9, 11, 12, 13 यहाँ तक याद करने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई एफर्ट्स। ठीक है, पार्टनर्स एंड एजेंट ऑफ द फर्म। अथॉरिटी क्या है, हर एक पार्टनर जो है एजेंट की तरह काम करता है फर्म का। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटी पे एक डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है इस अटेम्प्ट में इम्प्लाइड अथॉरिटी से क्वेश्चन आने वाला है फॉर 7 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्प्लाइड अथॉरिटी, मैंने बहुत डिटेल में कराया है आपको कंटेंट जब मैं आपको पढ़ा रही थी, और जब मैंने आपके साथ चैप्टर के बाद जो इंस्टीट्यूट की क्वेश्चंस हैं वो भी किया, मैंने ये वाला टॉपिक आपके साथ बहुत अच्छे से किया है। तो आई होप आपने आंसर लिख लिया है, स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है, ये अथॉरिटी है पार्टनर के पास, हमने चाहे बोल भी नहीं रखा है। पार्टनर्स जो है वो बाइंड करते हैं अपने एक्ट से फर्म को, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट रिस्ट्रिक्ट्स दिस। यस, लिमिटेशन क्या है इम्प्लाइड अथॉरिटी का, 19 और 22 बात कर रहा है सेक्शन, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इफ यू आर एबल टू फॉलो दिस चार्ट नथिंग लाइक इट। एक्शंस नॉट अलाउड, इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या अलाउड नहीं है, इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है वो इंपॉर्टेंट है, क्या अलाउड नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप अगर कोई लड़ाई हुई है तो चलो आर्बिट्रेशन से चल देते हैं, यू कैन डू दैट। अपने नाम पे अकाउंट नहीं खोल पाओगे, नया अकाउंट नहीं खोल पाओगे बैंक में, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इमूवेबल प्रॉपर्टी। इफ और सब कंसेंट से ही होगा, सबके कंसेंट से ही होगा, जैसे डीड में लिख रखा है वैसे ही होगा, आप अकेले खुद नहीं कर सकते, ये कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। इमरजेंसी की सिचुएशन है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आप देकर आ गए, ठीक है, फॉर्म अनदर पार्टनरशिप फॉर्म, दैट्स नॉट एन इम्प्लाइड अथॉरिटी। ठीक है जी, फिर एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन योग किया जा सकता है, सेक्शन 20 इस बारे में बात करता है। सेक्शन 20 सेक्शन में 19 आपको कहूँगी, इन जनरल सेक्शन 19 एम्प्लॉयड अथॉरिटी का बात करता है, यहाँ मैं कहूँगी आपको कि देन यू शुड पुट एफर्ट्स, लिख लो अपनी नोटबुक में। सेक्शन 19 सेक्शन 20 बोलता है कि जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है उसको
बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, बट अगेन अग्रीमेंट में लिखा होगा पार्टनर्स एक्शन बाइंड द फर्म अनलेस थर्ड पार्टी इज अवेयर ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। अगर थर्ड पार्टी को पता है तो फिर तो आप लायबल हो ही जाओगे। या इफेक्ट ऑफ एडमिशन एंड नोटिस, कोई भी एडमिशन आया है पार्टनर द्वारा, नया बंदा आया है, ठीक है, अबाउट फर्म्स अफेयर एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट द फर्म, एनी एडमिशन मेड बाय द पार्टनर अबाउट फर्म्स अफेयर्स एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। ओके, नोटिस क्या है? नोटिस गिवन टू अ पार्टनर इज ट्रीटेड एज अ नोटिस टू द फर्म। अगर कोई फर्म पार्टनर के पास नोटिस है, जैसे कभी कभी कोर्ट से संबंध एक्सेट्रा आता है, कहीं से कोई नोटिस आया किसी पार्टनर को दे दिया है, तो उसे हम मान लेंगे कि वो फर्म को पता चल गया है, ठीक है, अनलेस रिलेटेड टू फ्रॉड। फ्रॉड है तो फर्म को अलग से देना होगा। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म, पार्टनर की लायबिलिटी, हर एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है कोई भी एक्ट के लिए फर्म के, वाइल दे आर पार्टनर्स, जब वो पार्टनर्स हैं। तो फर्म ने कुछ भी किया है तो मैंने बोला ना, एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। फर्म की क्या लायबिलिटी है? कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन हुआ है, जो पार्टनर एक्ट करता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या फर्म की अथॉरिटी के साथ, तो फर्म भी लायबल हो जाती है इस पार्टनर के एक्ट के लिए। बट नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ही होना चाहिए। अगर मान लेते हैं जूतों का बिजनेस है, तो जूतों की पेमेंट आप कर रहे हो तो आप ले पाओगे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। बिजनेस जूतों का है, आप तेल का परचेज करके आया फर्म के नाम पे, फर्म नहीं देने वाली, ठीक है। फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे कुछ हमारे पास केसेस हैं। लेट्स से एक बंदे ने, एक पार्टनर ने कुछ पैसे रिसीव करे या प्रॉपर्टी रिसीव करी इन एपरेंट अथॉरिटी, ऐसा साफ साफ दिख रहा था, ठीक है, और फिर मिस अप्लाई कर दिया कि फर्म के नाम पे पैसे लिए और आपने उसे मिस अप्लाई कर दिया। केस 2, मान लेते हैं फर्म ने कुछ पैसे रिसीव करे या प्रॉपर्टी रिसीव करी एंड एनी पार्टनर मिस अप्लाइज इट, दिस इज नोन एज मिस अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे लायबिलिटी है फर्म की, फर्म की लायबिलिटी है। सेक्शन 24 सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27। कोशिश मैंने यही करी है कि मैं सेक्शंस को एकदम लाइन से चलाऊं ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं हो। कहीं ना कहीं हमारा इंस्टीट्यूट भी उसी एनालॉजी को फॉलो कर रहा है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करते हो, बिजनेस फर्म की अथॉरिटी के साथ काम करते हो, तो फर्म लायबल है आपके एक्ट के लिए। जैसे आप लायबल हो, आप लायबल हो फर्म के एक्ट के लिए, ऐसे ही आपकी एक्ट के लिए फर्म भी लायबल है इन दोनों सर्कमस्टांसेस में, सेक्शन 26 सेक्शन 27, ठीक है। फर्म विल बी लायबल इन बोथ ऑफ दीज टू केसेस, सेक्शन 26 सेक्शन 27। आई होप समझ में आ रहा है। अगर समझ में आया तो लाइक का बटन जरूर दबा देंगे। आगे बढ़ते हैं। होल्डिंग आउट एंड डीम्ड पार्टनर। होल्डिंग आउट क्या है? जब कोई और आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्म के पार्टनर जैसे, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे कंडक्ट से, तो वो पार्टनर लायबल हो जाएगा, जबकि वो पार्टनर है ही नहीं, नॉमिनल पार्टनर का टाइप था। या मैंने एग्जाम्पल भी एक तरीके से दे दिया, एंड आई होप यू आर डूइंग द होमवर्क्स, और द जो मैं आपको बोल रही हूँ करने के लिए वो आप कर रहे हैं, बिकॉज बिलीव मी गाइज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन। डीम्ड पार्टनरशिप मान लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं दो या उससे ज्यादा पार्टनर्स, इवन इफ डिनाइड, कोई कॉमन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रखे हैं म्यूचुअल गेन्स के लिए, तो थर्ड पार्टी के लिए लायबल हो जाएंगे। चाहे आप मुंह से मना भी करो कि नहीं हम पार्टनर नहीं, बट ऐसा एक्ट हो रहा है तो म्यूचुअल गेन्स के लिए हो रहा है, तो आप थर्ड पार्टी के लिए लायबल हो जाओगे। डीम्ड पार्टनर्स मान ले रहे हैं, चाहे आप मना भी कर रहे हैं, हम मान ले रहे हैं। माइनर एज पार्टनर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्लास में बाई चांस मैंने 2 बार पढ़ा दिया है टॉपिक, एक बार सेशन 2 या 3 में और एक बार सेशन 4 में, या तो 2 बार ही पढ़ लिया, तो भैया जी यूनिवर्स भी हमको सिग्नल दे रहा है कि हमको ये एग्जाम में आ सकता है। माइनर पार्टनर हो सकता है क्या? पार्टनर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास तो जो एसेंशियलिटीज ऑफ फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट है वही मिसिंग है ना। माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, बट बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए माइनर को एडमिट किया जा सकता है, बट किसके कंसेंट से होगा? सारे पार्टनर्स। माइनर्स एडमिशन कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स रिक्वायर्ड। फुल टाइम पार्टनर नहीं हो सकता। राइट्स क्या है? वो प्रॉपर्टी शेयर कर सकता है, प्रॉफिट शेयर कर सकता है, अकाउंट्स को भी एक्सेस कर सकता है, उनकी कॉपीज भी ले सकता है। लायबिलिटी क्या है? माइनर खुद तो लायबल नहीं होगा, कोई लायबिलिटी आती है तो, बट माइनर का मुनाफा का शेयर जो फर्म से आया है वो लायबल हो जाता है, और पर्सनली वो खुद लायबल नहीं होता है। अब जो ये माइनर है वो मेजर हो गया, ठीक है, जब वो मेजॉरिटी में आ गया, मतलब 18 साल का हो गया,
तो 6 मंथ्स का विंडो है। अगर पब्लिक नोटिस वो दे देते हैं कि नहीं मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता हूँ, तो लाइबिलिटी वहाँ ख़त्म हो जाती है। बट अगर ये पब्लिक नोटिस दे देते हैं कि हाँ मैं पार्टनर बनने को तैयार हूँ, तो जिस दिन से वो मेजर है उस दिन से लाइबिलिटी नहीं आ रही, लाइबिलिटी उस दिन से आने की जाएगी जिस दिन से आप पार्टनर बने थे या बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में एडमिट हुए। ठीक है, तो जनरल ये सजेशन दिया जाता है कि कभी भी कोई माइनर मेजर बन रहा है और पार्टनरशिप में उसके ऑप्शन है ये, तो पहले एक बार ना बोल दो ताकि आप रेट्रोस्पेक्टिवली लायबल ना हो और फिर आप एंटर दोबारा कर लो। दिस इज व्हाट इज सजेस्टेड बाय प्रोफेशनल्स जनरली। ओके, अगर आपने कोई नोटिस नहीं दिया है, 6 महीने हो गए हैं, तो हम मान लेंगे अगेन यू आर ऑल्सो ट्रीटेड एज अ मेजर। जिस दिन आपको पता चला या 6 महीने पूरे हो गए, विच एवर इज लेटर, इसलिए 6 मंथ्स विंडो बोल रहे हैं। ठीक है, अगर माइनर इलेक्ट किया कि वो पार्टनर बनना चाहता है, तो जो राइट्स एंड लायबिलिटीज है कंटिन्यू अंटिल इलेक्शन, पर्सनली लायबल हो जाता है फर्म के एक्शन के लिए, और जो शेयर है वो अनचेंज रहेगा, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर है। इफ माइनर डज नॉट इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर, देन राइट्स एंड लाइबिलिटी एज माइनर कंटिन्यू टिल नोटिस, जो भी नोटिस है उन्होंने पब्लिक नोटिस जो दिए है, जैसे माइनर था वैसे राइट्स एंड लाइबिलिटीज है, वो लायबल नहीं रहेंगे फ्यूचर एक्शंस के लिए, क्योंकि इन्होंने तो मना कर दिया मैं तो पार्टनर बनना ही नहीं चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और ये शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए सू कर सकते हैं। जी थर्ड लाइन है ना, यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, बिल्कुल पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होल्डिंग आउट यहाँ पे अप्लाई करती ही नहीं है, क्योंकि आप तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के केपेबल नहीं थे, माइनर थे जब। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक माइनर को एडमिट किया जाता है बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए, तो जो ये बंदा बोल रहा है ना, असर्ट कर रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था, आफ्टर मेजोरिटी, उसी को जो बोल रहा है ना कि मुझे नहीं पता था, वही उसी को ही प्रूव करना पड़ेगा 6 मंथ्स के लिए अंदर अंदर। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, the person asserting their lack of awareness after majority must prove it. Am I clear? Very important. Okay, now let's go to rights of outgoing partner. This also is very interesting. Okay, compete करने की राइट है, वो अपना बिजनेस चालू कर सकता है, बट ना तो फर्म का नाम लेगा, ना क्लेम करेगा कि उसी फर्म के साथ एसोसिएटेड है, और ना ही पुराने कस्टमर्स को सॉलिसिट करके अपने पास ले जाएगा। दिस कैन नॉट डू। ठीक है, फर्म की प्रॉपर्टी, राइट रिगार्डिंग फर्म्स प्रॉपर्टी, जो भी शेयर है मुनाफे में, लेट्स से आई एम गोइंग, तो मेरा प्रॉफिट में हिस्सा जो होगा वो देंगे ना, जैसे हमने समय रैना का एग्जांपल लिया था भुवन बाम और कैरी मीनाती के साथ क्लास में, रिमेंबर? अगर जहाँ मैंने आपके साथ सिनेरियोज डिस्कस करे थे, अगर सिनेरियो 1 में एक ईजी एग्जिट थी कि भैया मेरा आपने शेयर बाय कर लिया, 10 करोड़ रुपये देने थे, आपने दिए, मैं चल दी। 10 करोड़ में अग्री तो हुए बट आपने दिए नहीं। ठीक है, तो मैं बोलूँगी क्योंकि आपने दिए नहीं, जब तक नहीं दे रहे हो तब तक मुनाफे में से हिस्सा दो, या हो सकता है 6% के हिसाब से ब्याज दिया जाए, और तब तक के लिए ये पैसे जो देने हैं इसे लोन अकाउंट में डाल दिया जाए, पार्टनर्स लोन अकाउंट में डाल दिया जाए। ठीक है, और यही अगर डेथ हो जाती पार्टनर की, यहाँ तो बंदा जा रहा है, अगर डेथ हो जाती तो फिर भी आपको अकाउंट में डालना होता। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ पेमेंट नॉट मेड बाय द फर्म, 6% इंटरेस्ट ऑन देयर शेयर और शेयर इन प्रॉफिट वट एवर। इफ रिमेनिंग पार्टनर, अच्छा नेक्स्ट इज परचेज ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स इंटरेस्ट। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट ले लेते हैं तो पार्टनर को फर्दर कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जैसे हमने भुवन बाम और ये समय रैना और कैरी मीनाती वाले एग्जाम्पल में आई थिंक सेशन नंबर 4 में ही पढ़ा है, बहुत पुराना नहीं है वो सेशन। ठीक है, चलो अब चलते रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। आज का सेशन बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है बेटे, मेरे बने रहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हम ये चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या स्टेप्स हैं, सेक्शन 6 इस बारे में बात करा है, 4 5 हमने पढ़ लिया था, 6 नहीं पढ़ा था। ठीक है, 9 पे पहुंच गए थे उसके बाद हम, तो 6 बात कर रहा है कैसे फॉर्मेशन होती है पार्टनरशिप की। सबसे पहला है कि इंटेंशन है कि बिजनेस चालू करना है, पार्टनरशिप फॉर्म, उसका अग्रीमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट जो भी आपका रहेगा, कंट्रीब्यूशन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग होगा, म्यूचुअली डिसीजन मेकिंग रहेगी, और पार्टनरशिप अब एग्जिस्ट है, दिस इज हाउ पार्टनरशिप एग्जिस्ट। अब यहाँ पे 2 बातचीत हम कर रहे हैं, आर 2 और मोर पीपल रनिंग अ बिजनेस,
हाँ, अगर ऐसा है तो क्या वो प्रॉफिट्स और बिजनेस प्रॉफिट और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, बिजनेस डिसीजन साथ कर रहे हैं? हाँ, अगर ये दोनों हाँ है तो पार्टनरशिप है। बट लेट्स से 2 या 2 से ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं तो पार्टनरशिप है ही नहीं, यहाँ पे तो सेकंड स्टेप पे आप जाओगे ही नहीं। ठीक है, और अगर प्रॉफिट और शेयर लेट्स से 2 या 2 से ज़्यादा लोग तो हैं बट प्रॉफिट नहीं शेयर कर रहे हैं या बिजनेस डिसीजन नहीं हो रहे हैं साथ में, इसमें फर्दर हमारे कंडीशंस चेक करनी होगी। ओके, तो बोल रहे हैं अगर इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग है, पार्टनरशिप फॉर्म हो गई सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। आपने लेट्स से पैसे लेंड किए, यहाँ मैंने एग्जांपल्स दिए थे आपको, विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, रोहित शर्मा, रिमेम्बर? अगर आपने सिर्फ पैसे उधार दिए हैं और उसमें मैंने बोल रखा है कि जब तक मैं आपके पूरे पैसे रिटर्न नहीं देती हूँ तब तक मैं 5% प्रॉफिट शेयर करती रहूंगी आपके साथ, तो क्या आप मेरे पार्टनर हैं? नहीं, यहाँ पे सिर्फ आप मेरे लेंडर ही हैं, यू हैव जस्ट लेंडेड मी मनी। ठीक है, अगर सैलरी बेस्ड ऑन प्रॉफिट है, लेट्स से आप मेरे लिए काम करते हो, ठीक है, और मैंने कहा आपका 50,000 तो पर मंथ सैलरी है, बट अगर इतना टारगेट हो जाता है या इतना परसेंट मैं आपको 5% अपने मुनाफे में से देने वाला हूँ, अगेन ये पार्टनरशिप नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉई है, मुनाफे में से हिस्सा तो दे रही हूँ बट पार्टनरशिप नहीं है। अगर मान लेते हैं कोई विडो है, वो रिसीव कर रही है कुछ एनुइटी, या कोई वाइफ को कुछ मिल रहा है हस्बैंड रिटायरमेंट के बाद, तो ये भी मुनाफे में से जो हिस्सा मिल रहा है, इवन दिस इज नॉट पार्टनरशिप, दैट वाइफ, दैट विडो इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्टनर। या अब बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, बहुत आसान है, मतलब आपको अगर आपने 15-20 मिनट दिए इस टॉपिक को और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, भाई हमारी तो लॉटरी निकल गई। हाँ, चमक रहा है। जिसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमने 5 कारण देखे थे। या तो आप नया पार्टनर लेकर आ गए हो, या आपने एग्जाम्पल लिया था आलू, भिंडी, कैप्सिकम, जैसे ड्रमस्टिक आ गया, या आपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल दिया 4:3:1 को लेट्स से 3:2:1 है, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज कर दिया। कोई पार्टनर चला गया, लेट्स से भिंडी रिटायर हो गई, या डेथ ऑफ पार्टनर, लेट्स से कैप्सिकम अनफॉर्चुनेटली पासेस अवे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, या बिजनेस स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो आप, लेट्स से अमेलगमेशन हो रहा है, टोमेटो एंड कंपनी इनके साथ जुड़ रही है, तो ऑल ऑफ दीज आर रीजंस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। यही एग्जांपल्स मैंने क्लास में शेयर करे थे, इसलिए मैंने आपको इसी तरीके से रिवाइज करा दिया है। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म बंद हो रही है, क्या कारण हो सकता है? अग्रीमेंट हो सकता है कि बंद करना है, ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट है, लॉ से आ सकता है, पार्टनरशिप का टर्म खत्म हो गया, कोर्ट के थ्रू ऑर्डर आ सकता है कि किसी पार्टनर से मिसकंडक्ट किया है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन भी हो सकता है, यहाँ पर लेट्स से कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में भी मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस है। पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, फर्म में फर्म ही बंद हो जा रही है। यहाँ पे फर्म तो चलेगी बट यहाँ पर फर्म कंप्लीटली ही एंड हो जाएगी। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन हो सकता है, बट फर्म का डिसोल्यूशन या तो इंसॉल्वेंसी है या कोर्ट ऑर्डर है या हमने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया, हाउस एवर इट इज। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 केस लॉज हैं, एक है एसके पार्थसारथी नायडू वर्सेस रामा नायडू, दोनों नायडू है, एस नायडू वर्सेस के नायडू, आप ऐसे याद कर सकते हैं अगर पूरा याद नहीं हो पा रहा है। एक पार्थसारथी है, बोले तो कृष्णा, पार्थ के सारथी, अर्जुन के सारथी कृष्णा, इधर राम है, ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, एस पार्थ सारथी नायडू एंड के रामा नायडू, डिफिकल्ट नहीं है इस केस लॉ को याद करना। लीगल प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पर डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, जब भी कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है वो फैक्ट से डिटरमाइंड होती है, जस्ट रिटन डॉक्यूमेंट से नहीं। यहाँ पर रूलिंग क्या हुई थी, एस पार्थसारथी नायडू वर्सेस के रामा नायडू में, कि पार्टनरशिप ऑरली भी फॉर्म करी जा सकती है अगर अग्रीमेंट है, इंटेंट है कि बिजनेस साथ में करना है। फैक्ट्स एंड कंडक्ट, मतलब फैक्ट से होगा, कंडक्ट से होगा, खाली डॉक्यूमेंट से नहीं होगा। रिटन अग्रीमेंट खाली सोल प्रूफ नहीं है कि नो
पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है. बिजनेस इंटेंट एंड एक्शन is the final indicator. This is what we are trying to talk about. Now these two case laws are not related to basically dissolution. These are two related to formation of partnership. Okay, so I'm just highlighting it क्योंकि अभी हमने टॉपिक किया डिसोल्यूशन बट फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में हम यहाँ पर दो केस लॉज कर रहे हैं. ये समहाउ मेरे से पीछे मिस हो गए थे लिखने, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए. ठीक है, ध्यान से. फिर शिव नारायण एंड सन्स वर्सेस सीआईटी, बोले तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. पीछे भी हमने सीआईटी का रेफरेंस लिया था. यस, लीगल प्रिंसिपल क्या है, एक फर्म लीगल पर्सन नहीं है, इसलिए खाली इंडिविजुअल्स ही फर्म का बेसिकली पार्टनर्स बन सकते हैं. तो कंपनीज पार्टनर हो सकती है, एलएलपी पार्टनर्स हो सकती है, बट एक फर्म दूसरे फर्म के साथ पार्टनर नहीं हो सकती. फिर अमालगमेशन है, बिजनेस स्ट्रक्चर आपको बदलना पड़ेगा. की रूलिंग ये आई थी, फर्म कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अनदर फर्म एज पार्टनरशिप्स मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप. फर्म तो इंडिविजुअल है ही नहीं मेरे प्यारे बेटे. ठीक है ही नहीं. लेट मी बॉक्स दिस अप. ओके, नाउ फर्म ए फर्म बी के साथ पार्टनर नहीं हो सकती क्योंकि तो इंडिविजुअल ही नहीं है. ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एक्चुअली हम ऑलरेडी कर चुके हैं. पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल और लायबिलिटी वाली भी कर चुकी है. फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप इन इंडिया कैसे हो सकता है, दो केस लॉस तो हमने देख लिए हैं. इंडिया में कैसे होगा फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, अग्रीमेंट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग होगा, म्यूचुअल एजेंसी होगा. प्रॉफिट अकेला प्रूफ नहीं होगा. रजिस्ट्रेशन लीगल रिकग्निशन देता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ये बात भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़िया रख रही हूँ ताकि आप रिवाइज करें. एग्जाम में हमारे पास बहुत समय नहीं होगा, है ना. रिवाइज करने के बाद आपके सब कुछ कंसोलिडेटेड मैनर में है. पार्टनरशिप फॉर्म कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकती है, जब भी कोई चेंज हो रहा है पार्टनरशिप अग्रीमेंट में. व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जब बिजनेस तो कंटिन्यू कर रहा है. ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. आई थिंक इट इज रिपीटेड. अब बात करते हैं लायबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. लायबिलिटी रिटायरिंग पार्टनर की डिस्चार्ज हो जाती है अगर वो ढंग से पब्लिक नोटिस दे देता है. अग्रीमेंट था पहली बात तो रिटायरिंग पार्टनर के साथ. थर्ड पार्टी को पता है कि मैं जा रहा हूँ, तो थर्ड पार्टी मुझे लायबल नहीं पकड़ पाएगी. उसके बाद भी ऐसे थर्ड पार्टी कंटिन्यू करे बिजनेस, तो दे कैन नॉट होल्ड मी लायबल. अगर मैं ऑलरेडी नोटिस दे चुकी हूँ कि आई एम गोइंग. Yeah, the third party continues dealing with the firm, knowing about the retirement. Now the firm is that person who is retiring will not be liable. Therefore, that person is discharged. Yeah. अब अगर जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तब तक आप लायबल हो. इन जनरल लायबल रहेगा जब तक पब्लिक नोटिस नहीं आएगा. और ये नोटिस या तो पार्टनर खुद दे सकता है जो रिटायर हुआ है, या फर्म भी दे सकती है. ठीक जी. अब जैसे हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देखा, ऐसे मेरे पास डेथ भी है और एक्सपल्शन भी है. डेथ ऑफ पार्टनर बोल रहा है, डेथ ऑफ पार्टनर से एक वैकेंसी आ गई जिसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का. जो डिजीज पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है, उसके जो भी क्लियरिंग ड्यूज है, मतलब फर्म को कुछ पैसे देने थे, वो अपने उसके लीगल एरिया रिप्रेजेंटेटिव को देंगे. ठीक है. अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स क्या इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको कंटेंट में जब आप क्लास में साथ थे मैंने वहाँ पे आपको डिफरेंस भी बताया है कि रिटायरमेंट में कैसे ट्रीट होगा और डेथ में कैसे ट्रीट होगा. ठीक है. समय रहने वाला एग्जाम्पल, फराह खान वाला एग्जाम्पल मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी करके दिखाई है क्लास में. राइट. शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंटिल डेथ, और अगर ये रिटायर हो रहे होते हैं तो फिर तो वो अकाउंटिंग ईयर पीरियड के बाद होता. अब डेथ तो पता नहीं ना कब हो जाएगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग किसके आ जाएगा, लीगल एयर के पास. प्रॉफिट कैलकुलेट प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट होगा. एक प्रीवियस ईयर में कैसे था वैसे प्रॉफिट के साथ होगा, या फिर सेल्स रेवेन्यू के साथ. किसी बंदे को एक्सपल कर रहे हैं. ठीक है. सेक्शन 33 इसके बारे में बात करता है. एक्सपल्शन इज ओनली अलाउड अगर ये प्रॉपरली पावर मेंशन कर रखी थी डीड में, अदरवाइज नॉट. गुड फेथ में हो रहा है और सेटलमेंट प्रोसेस के साथ हो रहा है, मतलब आप जा रहे हो तो आपके गुडविल एटसेट्रा पेमेंट हो रही है. अब अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनर बंद हो जाता है. जिस दिन से एडजुडिकेट हो गए कि आप इंसॉल्वेंट हो, उस दिन से आप फर्म का हिस्सा नहीं हो, और उस दिन से क्योंकि आप फर्म का हिस्सा नहीं हो तो आप फर्म के लिए लायबल भी नहीं हो. ऐसे आपके एक्शन के लिए फर्म भी लायबल नहीं है. लॉजिकली तो यही बात बोल रहे हैं ना हम. पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्ट ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ एडजुडिकेशन
adjudication एज इंसॉल्वेंट इज इन कोर्ट से आ गया, DRT से, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल से, या फिर NCLT से आ गया कि भैया ये बंदा जो है, एक्चुअली NCLT वर्क्स इन द केस ऑफ कंपनीज। अब आप पढ़ेंगे सरफेसी पढ़ेंगे, DRT एक्ट पढ़ेंगे, वहाँ इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, फाइनल में होगा ये, आपसे मैं फाइनल में मिलूंगी लॉ में, ठीक है। अगर फर्म कंटिन्यू करती है देन द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स एस्टेट इज नॉट लायबल फर्दर एक्ट्स के लिए, क्योंकि भैया आप जा चुके हैं, बंदा है ही नहीं पार्ट, तो लायबल क्यों होगा। फर्म भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी उस बंदे के एक्ट के लिए। एंड दैट्स प्रीटी मच इट, खत्म, चैप्टर हो गया, डन। आई टोल्ड 1 hour, yes it is 54 minutes and we are already sorted. Okay, so I hope guys you had a great time learning. अब मैं आपको ले चल रही हूँ क्वेश्चन बैंक पे। आइए देखें कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं इस चैप्टर से। मॉड्यूल 5 आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस मेजरली हैं, MQPs और MTPs के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आके इंक्लूड करे हुए हैं। जो इंस्टीट्यूट के पीछे दिए हुए क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैं आपके साथ कंटेंट में शेयर करती हूँ, जो मैं क्लास में हर एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, है ना। यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस करेंगे, आई जस्ट गिव एन एक्सपोजर। MCQs हम पढ़ेंगे। पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड कब नहीं होता है, जब एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, एक्सपल्जन हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग लोग थे तो उनकी लाइबिलिटी थी, है ना। यहाँ पे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, इसमें पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या होने वाला ना। 2000 कब आया हुआ है, 2013 में आया हुआ है। 2014 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है वहाँ पर डिसीजन जो है कैन बी मेड बाय रूल ऑफ मेजॉरिटी व्हेन डिसीजंस रिलेट टू पॉलिसी मैटर्स, ऑर्डिनरी रूटीन मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स या बाइंग एंड सेलिंग। रूल ऑफ मेजॉरिटी ऑर्डिनरी कोर्स में हो सकता है, रेस्ट हाउसएवर इट इज अग्रीड अपॉन इन द डीड। यस, तो आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Next, a partner must give public notice of his retirement from the firm in order to absolve himself from the liability. मतलब basically नहीं चाहता कि वो liability उसको as continue करे. For the acts of partners done after his retirement is known as, इसको बोलते हैं ऑस्टेंसिबल पार्टनर। हमने इसके बारे में कभी बात नहीं करी है, बट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ना तो डॉर्मेंट पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर को डॉर्मेंट पार्टनर कहते हैं। नॉमिनल पार्टनर तो वो पार्टनर होता है जो पार्टनर है ही नहीं, बट या तो उसके कंडक्ट की वजह से या उसने मना नहीं किया, बेसिकली फॉल्सली उसने रिप्रेजेंट किया अपने आप को एज पार्टनर, वो होता है। वहाँ पे वो पार्टनर एक्चुअली है नहीं, बट लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर के साथ तो ये सूट नहीं करता है। जब भी आप एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाए जो आपने कभी नहीं पढ़ी है, तो वहाँ बेस्ट वे टू अटेम्प्ट एन MCQ इज एलिमिनेशन। तो ना ए हो सकता है ना सी हो सकता है। पार्टनर बाय एस्टोपल इज ऑल्सो टाइप ऑफ नॉमिनल पार्टनर, उसको हम समझते भी हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। तो जो ऑप्शन बचा है वो वैसे भी बी ही बचा है। जब भी आप ऐसे फंसो कि आपने कभी कोई चीज़ पहले नहीं पढ़ी हुई है, दिस विल बी द बेस्ट वे, एलिमिनेट एन आंसर। ओके, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कंटिन्यूड इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड टर्म is called perpetual partnership, fixed partnership, contract partnership या partnership at will। टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ी थी। पहले बोला था कि पर्टिकुलर है पार्टनरशिप, बट वो उसके बाद भी चला रहे हो, देन इट विल बिकम पार्टनरशिप एट विल। आप नोटिस दीजिए और फॉर्म बंद कर दीजिए, इसलिए आंसर क्या होने वाला है, डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, 2015 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म बट ही मे बी लायबल फॉर द फर्म्स डेट इफ एज इफ ही वाज अ पार्टनर। तो ये क्या है, पार्टनर बाय एस्टोपल या नॉमिनल पार्टनर। एक्चुअली वैसे तो नॉमिनल पार्टनर से ही हो सकता है, ठीक है, बट क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्लीपिंग पार्टनर नहीं है, पार्टनर फॉर प्रॉफिट भी नहीं है, नॉमिनल और सी में से हमारे को चूज़ करना होगा। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी कंफ्यूज हो जाती कि नॉमिनल चूज़ करूं या एस्टोपल चूज़ करूं। अब ये आंसर स्कैनर का आंसर है। अगर एस्टोपल या होल्डिंग आउट बोल रहे होते तो थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन एक्चुअली में होनी चाहिए थी, बट दिस इज व्हाट हैज़ बीन गिवन टू अस इन द सजेस्टेड आंसर्स इन द प्रीवियस ईयर्स। तो हम यहाँ ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाता है, एंड देयरफॉर हमें ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन बिल्ड होता है कि जब ट्रिकी सिचुएशंस आ जाए तो हम वो आंसर चूज कर लेंगे जो हमारा इंस्टीट्यूट बोल रहा है करने। वैसे तो ये नॉमिनल पार्टनर भी होता, अगर ऑप्शन में एस्टोपल नहीं होता तो नॉमिनल कुड हैव आल्सो बीन चोजन।
राइट, क्योंकि नॉमिनल पार्टनर भी तो पार्टनर नहीं है ना, बट वो लायबल तभी भी होगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो एक्सप्लेन करना चाहिए था एस्टोपल समझाते हुए, बट ये आंसर ऐसे ही दिया हुआ है हमारी किताब में, हमारे सजेस्टेड आंसर्स में, ठीक है। Okay, the provisions regarding the maximum number of members in partnership is given in, actually minimum 2 और maximum 200, ऐसी बातचीत हम पार्टनरशिप एक्ट के प्राइवेट में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर 100 और 50 दिया हुआ है, और जो ये दिया हुआ है इट इज़ गिवन टू अस इन कंपनीज एक्ट, इट इज़ कंपनीज एक्ट नॉट इन पार्टनरशिप एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, एक क्वेश्चन क्या आया हुआ है, एक्स एंड वाई ने अग्री किया कि वो प्रॉफिट्स को डिवाइड करेंगे इक्वल शेयर्स में, बट द लॉस इफ एनी इज बोर्न बाय एक्स ओनली। ये पार्टनरशिप लॉ लीगल है, सिर्फ प्रॉफिट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, अदरवाइज खाली प्रॉफिट के लिए भी बिजनेस हो सकता है, इसलिए आंसर इट इज वेरी मच लॉफुल। वॉइडेबल इलीगल में मत फंस जाना, ठीक है। फिर अब क्या ऐसा अलग अलग क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास के बीच में भी दिखाए हैं, या पार्टनरशिप और कोओनरशिप में क्या डिफरेंस है, 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर होल्डिंग आउट और एस्टोपल, अब तो खैर 2 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, 2 नंबर के हमारे पास क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में ही आते हैं, बाकी हमारे पास बड़े क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। होल्डिंग आउट क्या है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, म्यूचुअल एजेंसी है, राइट, यू टॉक अबाउट इट, यू टॉक अबाउट द डिटेलिंग्स ऑफ इट, एलिमेंट्स समझाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको अपने व्यूज़ बताने, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर 9 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, ठीक है, तो अभी भी आ सकता है एज पर रिसेंट 2022 सिलेबस, ओके। जहाँ सेक्शन देखिए सेक्शंस लिखे हुए हैं, जहाँ आप सेक्शंस अब्जॉर्ब कर सकते हैं, मैं चाहूँगी कि आप करें, एटलीस्ट जो स्कैनर्स में दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, जो समरी नोट्स में दिए हुए हैं, ट्राई कीजिए अब्जॉर्ब करने की। क्लास में जो मैं बोलती हूँ वो लिख रहे होंगे, वो आप ऐसा मैं अब्ज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि आपको डेफिनेटली एग्जाम में मदद करेंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैम हमारे पास 3 और सब्जेक्ट है, इतना सारा कैसे याद करें, बेटे थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगाते रहो, आपका ब्रेन जो है ना सुपर पावर है इसके पास, जो आपको तब दिखेगी जब एग्जाम से पहले 2 दिन आप पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे आपका ब्रेन बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा ये सब कुछ, और फिर आप इसे रेप्लिकेट भी कर पाएंगे। और मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैं कर चुकी हूँ, बहुत बहुत सेक्शंस लिख के आती थी मैं तो अपने ग्रेजुएशन के पेपर में भी, वहाँ तो इतना सेक्शन इतना मैटर भी नहीं करता था, ठीक है। बट देन इट इज़ हाउ यू पुट एफर्ट्स, और अगर आपको सेक्शन नहीं याद हो रहे ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सेक्शन से क्या 5-7-10 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, बाकी तो कंटेंट के ही नंबर है। और अगर गलत सेक्शन गलती से भी नहीं लिखना है, ठीक है। फिर म्यूचुअल राइट्स और लाइबिलिटीज पूछ रखी हैं, सेक्शन 13 इसके बारे में बात करता है, अभी अभी हमने रिवाइज भी किया है इसके बारे में, या देन वी हैव सम सर्टेन केस स्टडीज, राइट, यू हैव देखो केस स्टडीज अगर आपने पढ़ रखी होंगी, देखो प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं, तो आपके लिए आपका ब्रेन जो है रेडी हो पाएगा एग्जाम की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डील करने के लिए, ठीक है। तो ये पढ़ने ज़रूर है। बाकी कोई क्वेश्चन आपका आता है देन टॉक टू मी ऑन व्हाट्सएप, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप यूट्यूब पे सेशन अटेंड कर रहे हैं देन यू टॉक टू मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। देखो 2023 में रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप जहाँ केस लॉज बता सकते हैं वो बताने चाहिए। एक स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, जो आंसर्स मैं आपको लिखने को बोलती हूँ वो 100% हमें लिखने ही हैं, ओनली देन विल बी इन अ सिचुएशन वे विल बी एबल टू सेव थ्रू, ठीक है। अभी मैं ले रही हूँ आपसे अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहो बढ़ते रहो। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM दिशा दुआ साइंस ऑफ टुडे, बाय बाय।